to my YouTube channel StudyShift with Krati 2, and in today's video we're gonna start our very first chapter for semester 4's B Honors Political Science students, जिसमें हमारा कोर पेपर, क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्लोबल पॉलिटिक्स तो शुरू कर दिया है, वी हैव टू स्टार्ट विद आर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आई थिंक इस बार उसको CCPA बोलते हैं, जो मैंने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया है। तो CCPA कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम हमने करना है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है। देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स दैट वी नीड टू कवर। आज हम चैप्टर 1 सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आई डू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग्स इट माइट सीम दैट कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समराइज कर दिया आपके लिए। सो इन केस यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विथ माई वीडियोज, यू आर गोइंग टू फाइंड इट ईजी। बिफोर इनिशिएटिंग आवर लेक्चर, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दिस इज 16 minute series going on, so definitely answer would be short, or we can say video lecture would be within 16 minutes. इस चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। दिस पार्ट एज फार एज आई एम एक्सपेक्टिंग इज गोइंग टू बी चैप्टर 1 3 हमारे पार्ट्स में जाएगा। आज का जो पार्ट है उसमें हम कैपिटलिज्म करेंगे, फिर हमारा सोशलिज्म बचेगा, एंड थर्ड कॉलोनियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। Alright, I'm quite excited to teach you all capitalism because capitalism since very beginning मेरा favorite topic रहा है। The thing is that the more I get to know, the more somewhere I can create my new assumptions related to this political structure. By the way, there is a crash course going on for semester 4 students, तो अभी batches के students को भी पढ़ा रही हूँ, and I think by the end of April the course price is going to be relatively low, so you can contact me onto the given number in description box, so यहाँ display हो रहा होगा 6090665726 in order to register for our crash course. Otherwise you can freshly start for our semester 5, क्योंकि हमारे courses जो है वो generally 3 महीने के होते हैं, कोर पेपर्स ही कवर करते हैं, एंड वी डू एंटायर थिंग। अब देखते हैं सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, चूंकि कैपिटलिज्म कर रहे हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि मैंने कहीं पे भी कैपिटलिज्म लिखा ही नहीं, दैट आई एम डूइंग दिस वन। सो कैपिटलिज्म की बात कर लेते हैं। कैपिटलिज्म आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं होना चाहिए, आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, और जब से आप अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं तो समवेयर आपने ये पढ़ा ही होगा। मुझे याद है सेम 1 में भी है, 2 में भी है कैपिटलिज्म, और इसका एक ब्रॉडर वे में बोले हम, दिस फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, तो अब समझते हैं डेफिनेशन। जब भी हम बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी की, सेल्फ इंटरेस्ट की और मेरिटोक्रेसी की, वी आर एसोसिएटिंग ऑल दीज वैल्यूज विद द कैपिटलिज्म। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैपिटलिज्म बिलीव्स दैट कि जो कम्युनिटी प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है, एंड दिस इज समथिंग गवर्न्ड बाय द मार्केट डायनामिक्स। नाउ आई डू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क यू ऑल। लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म में डिफरेंस क्या है? अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि चैप्टर के एंड होते होते तक आपको मैं एक हिंट दे दूंगी, सो दैट यू कैन आंसर दिस वन। तो कैपिटलिज्म इतना तो समझ गए, वी आर टॉकिंग मोर इन अ इकोनॉमिक सेंस, वेयर एंटायर मार्केट में जो कॉमोडिटी होती है, मतलब जिन चीज़ों को कॉमोडिटी कुड बी अ सर्विस, इट कुड बी अ प्रोडक्ट, और एंड उसको जब मार्केट में उतारा जाए विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। ओके, सो की कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटलिज्म के क्या है? कैपिटलिज्म बिलीव्स इन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव वेल्थ। ठीक है, मतलब जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है या फिर कमाना चाहते हैं, यूज दैट, यू नो, प्राइवेट प्रॉपर्टीज लो, अपने लिए चीज़ें लो, एक कोई कंपनी स्टार्ट कर लो, मतलब पैसे को लगाओ, ठीक है, और उसको बढ़ाओ, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्न्ड बाय मार्केट प्रिंसिपल्स। तो इकोनॉमी किसी भी कंट्री की, किसी भी सोसाइटी की उस बेसिस पे चलती है कि वहाँ के मार्केट प्रिंसिपल्स कैसे हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो किस तरह की फॉलो करते हैं। इन इंडिया वी बिलीव इन टू मिक्सड इकोनॉमी। In Russia, they have socialist, economy, whereas in USA we have a capitalist economy. So what we are trying to say is that market में जितनी जिसको छूट मिलेगी, जिसके जैसे प्रिंसिपल होंगे, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, एंड जस्ट लाइक दिस। सो वेज लेवर, सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है समथिंग जो ये लोग हमेशा फोकस करते हैं कि ये होना चाहिए। वेज लेबर, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ है, इससे पहले बॉन्डेड लेबर हुआ करते थे, और बॉन्डेड लेबर जो है अब वेज लेबर में कन्वर्ट हो चुके हैं।
सेल्फ इंटरेस्ट, दिस इज मोर अबाउट दैट कि लेबर भी कमाए, लेबर भी अपने मेरिटोक्रेसी पे, अपने बेसिस पे कमाए और उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ऐसा इनका मानना है। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, कंपनी का भी होगा, लोगों का भी होगा। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दे बिलीव इन, फॉर इंस्टेंस आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आई डोंट वांट दैट कि सरकार मुझे 10 तरह के जो है नियम बताए कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम इसी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तुम खुद का नहीं कर सकते हो। सो दे बिलीव इन कि मार्केट खुला है सबके लिए, अगर आपके पास पैसा है, आप कुछ करना चाहते हो तो आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए और सरकार उसमें बार बार इंटरफेयर नहीं करेगी। दिस इज व्हाट फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वीवर वुड बी द वन स्कॉलर जिनको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने वाले हैं, आई थिंक इनका जिक्र ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी है, एंड हियर इट गोज। सो मैक्स वीवर के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिज्म है ये एक्चुअली एक रैशनल और सिस्टमैटिक मॉडल है प्रॉफिट का इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, वेयर इज जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल बिलीव दैट की कैपिटलिज्म ट्रांजिशन सोसाइटी इनटू अ मनी इकोनॉमी। तो जिस इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा पैसा निकाला जाए हम उसको कैपिटलिज्म अक्सर नाम देते हैं, बिकॉज दे जस्ट वर्क फॉर प्रॉफिट। And Marxist perspective, okay, Karl Marx is not a fan of a capitalism, okay, so he basically used to roast and still roast and just talk about it. तो Marxist perspective के according जो भी कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ में बिलीव करते हैं वो कैपिटलिज्म को, सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने का एक जरिया मानते हैं एंड नथिंग एल्स। मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन इज समथिंग दैट इज टू द बॉर्जुआ क्लास, और बॉर्जुआ क्लास क्योंकि मार्क्स जो है वो सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बॉर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट में सर्फ आ गए हमारे, जो पहले हम लेबर्स के लिए वर्ड यूज़ करते थे, आज हम इसको एम्प्लॉय से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड बॉर्जुआ क्लास में आ गए हमारी हायर और टॉप पीपल, फॉर इंस्टेंस जिनकी कंपनी है या जो चला रहे, सीईओज हो गए हमारे या फिर मैनेजर्स हो गए, उससे और ऊपर वाले। तो इनका मानना ये है कि जो बड़े बड़े ज़मींदार लैंड ओनर्स हो गए, क्योंकि मैं एक्चुअली आपको एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ बॉर्जुआ क्लास के लिए। इन लोगों के पास पैसा है तो ये सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और जो प्रोलेटेरिएट है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो चाहे को तो मैं अभी अपनी कोई कंपनी स्टार्ट कर लूँ, बट पैसा तो होना चाहिए, राइट? तो जिनके पास है दे आर जस्ट यूजिंग इट एंड रेगुलेटिंग द थिंग्स एंड सेइंग दैट कि हमने बड़ी मेहनत की है। बट मार्क्स कहते हैं तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से? ठीक है, तुमने लोगों को एक्सप्लॉइट किया ना, तुमने अपने से नीचे वालों को एक्सप्लॉइट किया, उनका सरप्लस वैल्यू जो है खुद रख लिया। जैसे कि कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है और वो प्रॉफिट जो है वो मेन बॉर्जुआ क्लास की जेब में जा रहा है। और मार्क्स कहते हैं जब मेहनत इन लेबर की लग रही है तो फिर इनका इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा? इन लोगों को क्यों तुम सालों से एक्सप्लॉइट कर रहे हो विद द सेम सैलरी? ओके, नाउ द थिंग इज लिबरल कंसेप्शन। क्लासिकल लिबरल कंसेप्शन अगर हम देखेंगे और प्रिंसिपल्स देखेंगे जो हमारा लिबरलिज्म है उसका, सो दे बिलीव मेनली इन इंडिविजुअलिज्म एंड एंटरप्राइज ऑफ फ्रीडम। मतलब एंटरप्राइज अगेन बिजनेस करने की, प्रॉफिट कमाने की फ्रीडम होनी चाहिए इकोनॉमी में। दूसरा, दे एडवोकेट्स फॉर लजीज फेयर इकोनॉमिक सिस्टम विथ मिनिमल इंटरवेंशन। दिस हैज बीन द प्राइम मोटो ऑफ कैपिटलिस्ट पीपल। दे वांट गवर्नमेंट का लेस इंटरवेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं आएगी तो ये लोग फ्रीली एक्ट कर पाएंगे ना। फ्रीली एक्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इनका होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने का मतलब है जेब इनकी भरी रहेगी। तो अगेन दे विल बी द बॉर्जुआ क्लास पीपल। अब बात करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। जो आप सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और अपना चैप्टर कर रहे हो ना, इसमें मेनली दिया गया है कि इतिहास आपको देखना है। कैपिटलिज्म की शुरुआत कब हुई, सोशलिज्म की कब हुई, न्यू लिबरल जो हमारा मूवमेंट हो गया, आई थिंक न्यू कॉलोनियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, नॉट मूवमेंट, ये कब शुरू हुआ। तो इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में बोलूँगी, अगर आंसर राइटिंग करने वाले हो तो सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट आपने इसमें करना है। सो इमर्ज होता है यूरोप में ड्यूरिंग मॉडर्निटी, और मॉडर्निटी यूरोप में आई 14th to 17th सेंचुरी के बीच में। नाउ सम ऑफ द मूवमेंट्स जिसने फाउंडेशन ले की टू द कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म दैट वी बिलीव नाउ, उसमें से सबसे पहला है रेनेसां।
ठीक है। ये आया था 14 to 16th सेंचुरी के टाइम पे, 15-16 सेंचुरी के टाइम पे। रेनेसां में जो एक स्कॉलरली मूवमेंट हुआ था, वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट ऑल द रैशनल थिंग्स, राइट। तो क्वेश्चन करने लगे हर चीज़ पे, एम्पेरिकल डेटा ढूंढने लगे, मतलब दे वर नॉट बिलीविंग समथिंग दैट वाज प्रेजेंटेड टू देम इन अ ट्रेडिशनल वे, दे वर क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरीथिंग। दिस वाज रेनेसां। आई एम नॉट गोइंग इन मोर इन डेप्थ, आई डोंट नो मेरी टंग को हो क्या गया है, व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू कट दिस वीडियो, ऑनेस्टली आई डोंट हैव टाइम टू डू दैट। तो रेनेसां मैंने नोट्स पे डाला हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। एनलाइटमेंट की बात कर देते हैं। एनलाइटमेंट जो मूवमेंट हुआ था वो भी स्कॉलरली मूवमेंट ही था। दे वर लुकिंग आउट फॉर एम्पेरिकल थिंग्स, दे वर लुकिंग आउट फॉर मोर लॉजिकल स्टेटमेंट्स बाय द ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो अभी तक सोसाइटी को बेवकूफ़ बना दी थी। फिर आता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन एक्चुअली मूवमेंट आया आपका वही 17th सेंचुरी के टाइम पे। रिफॉर्मेशन ने जो है रिलीजन पे भी सवाल उठाया, ठीक है। तो जो प्रोटेस्टेंट थे, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अथॉरिटी ऑफ अ पोप एंड मेनी अदर फैक्टर्स। इंडस्ट्रियल मूवमेंट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोल सकते हो। इस वक्त पे बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे थे, इनफैक्ट इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। तो स्टीम इंजन आ गया था, ठीक है, उस वक्त टेलीफोन आ गया था एंड मेनी अदर डेवलपमेंट्स वर गोइंग ऑन। दिस वाज अराउंड 17th-18th सेंचुरी। तो यहाँ पे भी बहुत सारी डिस्कवरी हुई और अब सिस्टम बदला, क्योंकि फ्यूडलिज्म से ना अर्बनाइजेशन आ गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, बिकॉज ना प्रॉपर कैटेगरी वाज गेटिंग डिवाइडेड, रूरल एंड अर्बन एरिया। लोग अर्बन आ रहे थे फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, फॉर द बेटर वर्क। जो ट्रेडिशनल वे था वो पूरा हट गया था। तो इन सबको एक डिफाइन करने के लिए बोल सकते हो, ट्रेडिशनल अथॉरिटी को चैलेंज करके एक नया सिस्टम इन लोगों ने लाया है यहाँ पे। ट्रांजिशन फॉर फ्यूडलिज्म, अगेन एज आई सेड दैट कि जमींदारों का प्रॉब्लम हर सोसाइटी, आप यूरोपियन सोसाइटी उठा लो, आप इंडियन सोसाइटी उठा लो, आप कोई भी सोसाइटी उठा लो, एवरीवेयर देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ लैंड ओनर्स। दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ लैंड एंड उस पर खेती करवाते थे, काम करवाते थे और उससे वो पैसा कमाते थे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, सोशल चेंजेस होने लगे, अगेन अर्बनाइजेशन होने लगा, तो ऑटोमेटिकली फ्यूडलिज्म से सोसाइटी जो है वो अर्बनाइजेशन में चेंज हो जाती है ना। एक्सपेंशन, दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। तो प्री कॉम्पिटिटिव फेज जिसको आप बोल सकते हो 1500-1800, दिस वॉज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पावर्स वर एक्सप्लोरिंग फॉर कॉलोनियल एक्सपेंशन। ये लोग जा रहे थे अलग अलग ट्रेड करने के लिए फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, मसाले तो ये लोग लेके नहीं गए, खैर। तो ये सारे की खोज में निकले और फिर इन्होंने नए एरियाज को जो है वो एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। नाउ कॉलोनियल एक्सपेंशन 1500 to 1800 दे वर मोर एक्सप्लोरिंग एंड अभी प्रॉपरली सेटल्ड नहीं हुए थे, बट 1800 and 1950 इज कंसिडर्ड एज अ एपॉक। मतलब ये चरम सीमा थी कॉलोनाइजेशन की, बिकॉज ये लोग अब इनका डायरेक्ट कंट्रोल हो चुका था कॉलोनीज से। अगर आप लोगों को याद हो, जो हमारा 1757 में आंदोलन हुआ था, जैसे कि 1857 माना जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडियन हिस्ट्री, बट उससे पहले बंगाल पार्टीशन हुआ था, मतलब बंगाल में रिवॉल्यूशन हुआ था। तो उस टाइम पे डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था ब्रिटिश का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ऑल्सो बाकी जो कॉलोनीज थी, डच कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनीज, अलग अलग एरियाज में, दे ऑल्सो गॉट द प्रॉपर कंट्रोल, बिकॉज अब वो और अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये बोल सकते हैं। न्यू कॉलोनाइजेशन आता है फिर 1950-70 के टाइम पे। अब क्या हुआ, जितनी भी कॉलोनीज थी वो तो आज़ाद हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक लोगों को रियलाइज हो गया था कि भैया नेशनलिज्म होता क्या है, तब हमें भी आज़ाद होना है। तो ये आज़ाद हो चुकी थी, बट ये अभी भी इकोनॉमिकली अपने कॉलोनियल मास्टर पे डिपेंडेंट थी। क्यों ना होंगी, इतने सालों से जब एक्सप्लॉयटेशन किया गया हो और सारे के सारे रिसोर्सेज ले गए थे, दे हैव टू स्ट्रगल अ बिट एंड स्टिल स्ट्रगलिंग। सो ग्लोबलाइजेशन फिर आता है। ग्लोबलाइजेशन 1970 ऑनवर्ड्स आया, जिसमें क्या हुआ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो है वो दुनिया भर में फैलते हैं, आज भी फैल रहे हैं, क्योंकि ऑनवर्ड से अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, आई वुड जस्ट से इस एंटायर चैप्टर में, क्योंकि आप की कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब तो कर लोगे, यू हैव टू फोकस ऑन टू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। एक्सपेंशन कब हुआ था, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मैं बाकी एक्चुअली लिख नहीं पाई
तो ग्लोबलाइजेशन इन स्टेट की बात कर लेते हैं. मेनी पीपल बिलीव और मेनी स्कॉलर्स बिलीव बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन स्टेट का जो कैपेसिटी है वो इरोड हो रहा है, और इसको हमने 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है. वन इज बेसिकली हाइपर ग्लोबलिस्ट्स. हाइपर ग्लोबलिस्ट्स का मानना है कि भाई बिकॉज ऑफ दिस वन और बिकॉज ऑफ वी कैन जस्ट से ग्लोबलाइजेशन सब स्टेट की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है. ठीक है, फिर आते हैं बीच वाले लोग, और जो बीच के स्कॉलर्स हैं उनका मानना है, ये स्टेट सेंट्रिक स्कॉलर्स, ये मानते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन आ गया और स्टेट की कैपेसिटी इरोड नहीं हो रही है. फिर आते हैं तीसरे जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट बोलते हैं. एंड एज फिर एज आई बिलीव आप लोग ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में पढ़ोगे, अभी पता नहीं लोगों ने CCPA में कैसे दिया है. तो ये लोग मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना तो फायदा हुआ है ना मुनाफा हुआ है. फॉर्म्स जिस तरीके से स्टेट काम करता था वो चेंज हो चुके हैं अब. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इन स्टेट से मतलब है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ अ पावर, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए, कोऑपरेशंस आ गए, तो स्टेट जो है वो वीक ना हो, और पता चले कि टेरिटरी की इंपॉर्टेंस घट रही है. ये आपका आई थिंक सेकेंड चैप्टर होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो हम पढ़ेंगे, एंड आई एम मिक्सिंग दोस. Types of globalization, you all might have studied about this in your class 12 contemporary world politics as far as I'm expecting. Types of globalization, 3 तरह के globalization है. एक economic हो गया हमारा, social and cultural. तो सॉरी, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल. पॉलिटिकल से मतलब है वही मैंने बोला ना कि जैसे इंटरनेट आ गया, तो नाउ गवर्नमेंट कैन कीप डेटा ऑफ इट्स सिटीजन फॉर अ गुड पर्पस. अगेन हमारे जो सिटीजन्स है और हमारे कंट्री के सिटीजन है उसका डेटा ना केवल सरकार के पास है बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज के पास है. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. सोशियो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, या इकोनॉमिक वुड बी बेटर. इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही, आर पीपल गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. अगेन हम अपने ही डोमेस्टिक मार्केट के लिए कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं बाय इन्वाइटिंग पर्सन फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड दे आर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस हियर, एंड हमारे यहाँ के लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है. ठीक है, तीसरा कल्चरल. ग्लोबलाइजेशन के जो है वो 2 इम्पैक्ट होते हैं, हेट्रोजेनाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन. फॉर इंस्टेंस करंटली द टॉप आई एम वेयरिंग एंड ऑल्सो आई एम वेयरिंग एट प्लाजो, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजेनाइजेशन. दिस टॉप इज शोइंग द मॉडर्निटी एंड प्लाजो इज मोर लाइक अ, I would just say this is considered in the Indian fashion. तो जब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट और मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है हमारे यहाँ, वेस्टर्नाइजेशन इंडियन कल्चर से मिलता है, तो एक नया प्रोडक्ट रिलीज हुआ. होमोजेनाइजेशन क्या होगा, हम भी इंग्लिश बोल रहे हैं, आप भी इंग्लिश बोल रहे हो, अमेरिकन सिटीजन भी इंग्लिश बोल रहे हैं, सब इंग्लिश बोल रहे हैं, एंड देयर इज अ सिमिलैरिटी. हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, so this was entire chapter that we need to do, and I'm sure I have exceeded the limit of a 16 minute. So in case of any sort of a question, you can reach out to me onto my Instagram, maybe directly onto the WhatsApp. Bye bye for now. मिलेंगे हमारे next video में. Also do check out my crash course. Price is going to be extremely low. Extremely would be right, relatively low in comparison to the price which I basically provide for my courses. So there's going to be PDF notes, important question, exam guide, and lots of video lectures for all the chapters of your core paper. Bye bye for now. मिलेंगे next video में.